नमस्कार। कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि किसी की आंखों का रंग अपने माता पिता जैसा होता है, लेकिन बालों का रंग एकदम अलग? ये सब आनुवांशिकता का खेल है और आज हम इसी रोमांचक रहस्य की परतें खोलने जा रहे हैं। हम सब में अपने माता पिता की झलक तो होती है, पर हम उनकी हूबहू कॉपी नहीं होते। तो ये समानता और अंतर का जो कमाल का मिक्सचर है, ये काम कैसे करता है? चलिए इस सदियों पुरानी पहेली में उतरते हैं। देखिए, इस पहेली का एक हिस्सा है कमाल की एक रूपता। जरा गन्ने के इस खेत को देखिए। यहाँ पर हर एक पौधा अपने जनक पौधे की, मतलब जिससे वो बना है, उसकी एक सटीक कॉपी है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये अलिंगिक प्रजनन से उगता है, मतलब सिर्फ एक ही पेरेंट से। तो नतीजा बहुत ही कम विविधता। और फिर आते हैं हम इंसान, विविधता का जीता जागता समंदर। लैंगिक प्रजनन में जहाँ दो पेरेंट्स शामिल होते हैं, अनगिनत कॉम्बिनेशंस बनते हैं। कोई भी दो इंसान, यहाँ तक कि सगे भाई बहन भी बिल्कुल एक जैसे नहीं होते हैं। तो सवाल ये है कि ये एक रूपता और विविधता के बीच की कहानी क्या है? तो चलिए आनुवंशिकता की इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और इसकी कहानी शुरू होती है एक ऐसे वैज्ञानिक से जिसने पहली बार इसके सुरागों को पकड़ना शुरू किया था। इनका नाम था ग्रेगर मेंडल। मेंडल की सबसे बड़ी खासियत क्या थी पता है? उन्होंने विज्ञान को गणित के साथ मिला दिया। यही उनकी कामयाबी का राज था। उनसे पहले भी लोगों ने इस बारे में सोचा था, लेकिन मेंडल वो पहले इंसान थे जिन्होंने हर पीढ़ी में लक्षणों का हिसाब रखा, उनकी गिनती की, और इसी सिस्टमैटिक अप्रोच ने सब कुछ बदल कर रख दिया। ठीक है, तो अब जरा मेंडल के उस मशहूर प्रयोग को समझते हैं। उन्होंने अपने काम के लिए मटर के पौधे को चुना। अब सवाल है, मटर ही क्यों की? क्योंकि मटर के पौधों में कई ऐसे गुण थे जो बिल्कुल साफ साफ दिखते थे और एक दूसरे के उल्टे थे। जैसे या तो पौधा लंबा होगा या बौना, बीज या तो गोल होगा या झुर्रीदार, बीच का कुछ नहीं। तो मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया। उन्होंने एक शुद्ध लंबा पौधा लिया, मतलब ऐसा पौधा जिसकी कई पीढ़ियों से सिर्फ लंबे पौधे ही पैदा हो रहे थे, और उसका क्रॉस परागण कराया एक शुद्ध बौने पौधे के साथ। वो ये देखने के लिए बेताब थे कि भाई नतीजा क्या होगा। तो क्या लगता है, क्या अगली पीढ़ी के पौधे बीच की हाइट के हुए होंगे, है ना? जैसे नीले और पीले रंग को मिलाओ तो हरा बन जाता है। क्या यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा? नहीं, जवाब तो एकदम चौंकाने वाला था। पहली पीढ़ी में, जिसे F1 जनरेशन कहते हैं, सारे के सारे पौधे लंबे थे, एक भी बौना नहीं। ऐसा लगा जैसे बौनापन तो कहीं गायब ही हो गया हो। पर क्या वो सच में गायब हुआ था या बस कहीं छिप गया था? और यहीं से मेंडल ने अपने सबसे जरूरी सिद्धांत को सबके सामने रखा, प्रभावी यानी डोमिनेंट और अप्रभावी यानी रिसेसिव लक्षणों का सिद्धांत। मेंडल ने कहा कि कुछ लक्षण प्रभावी होते हैं, जैसे कि लंबापन। मतलब अगर पौधे को लंबा होने का जेनेटिक निर्देश, जिसे आज हम जीन कहते हैं, उसकी एक भी कॉपी मिल जाए तो पौधा लंबा ही होगा। ये एक तरह से एक तेज आवाज की तरह है जो धीमी आवाज को दबा देती है। और वहीं कुछ लक्षण अप्रभावी होते हैं, उस धीमी आवाज की तरह, जैसे बौनापन। ये लक्षण F1 पीढ़ी में छिपा हुआ था। ये खुद को सिर्फ तभी दिखा पाता है जब पौधे को अपने दोनों माता पिता से बौनेपन का ही जीन मिले। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि और भी दिलचस्प हो गई। मेंडल ने फिर उन F1 पीढ़ी के लंबे पौधों का आपस में ही प्रजनन कराया, और सोचिए क्या हुआ। वो छिपा हुआ बौनेपन का गुण जादुई तरीके से दूसरी पीढ़ी में फिर से सामने आ गया। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था, इसके पीछे एक पक्का गणितीय पैटर्न था। दूसरी पीढ़ी में हर 3 लंबे पौधों के लिए एक बौना पौधा था, 3:1। ये 3:1 का अनुपात आनुवांशिकता का एक बुनियादी नियम बन गया। पर मेंडल यही नहीं रुके। उन्होंने एक साथ दो लक्षणों को स्टडी किया, जैसे बीज का आकार गोल है या झुर्रीदार, और साथ में बीज का रंग पीला है या हरा। और उन्होंने पाया कि ये लक्षण एक दूसरे से आजाद होकर अगली पीढ़ी में जाते हैं। मतलब किसी बीज का गोल होना इस बात पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता कि उसका रंग पीला होगा या हरा। इससे एकदम नए कॉम्बिनेशन बनने की संभावना खुल गई। तो मेंडल ने ये तो बता दिया कि लक्षण विरासत में कैसे मिलते हैं, पर ये सब सेल के अंदर होता कैसे है? आखिर ये जीन हमें और आपको बनाते कैसे हैं? तो ये पूरा काम होता कैसे है, इसे ऐसे समझिए।
हमारा डीएनए एक बहुत बड़ी रेसिपी बुक की तरह है। इस किताब की कोई एक रेसिपी है, एक जीन। हर रेसिपी एक खास प्रोटीन बनाने का निर्देश देती है और असल में ये प्रोटीन्स ही हैं जो सारा काम करते हैं, हमारे लक्षणों को तय करते हैं, जैसे पौधे की लंबाई या हमारी आँखों का रंग। और यही वजह है कि मेंडल ने देखा कि अलग-अलग लक्षण एक दूसरे से आजाद होकर विरासत में मिलते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो रेसिपी यानी जीन है वो एक ही लंबे धागे पर नहीं है। वे डीएनए के अलग-अलग बंडलों में पैक होते हैं जिन्हें हम क्रोमोसोम कहते हैं, बिल्कुल एक रेसिपी बुक की तरह जिसमें अलग-अलग चैप्टर होते हैं। क्रोमोसोम पर आधारित इस विरासत का सबसे सीधा और बेहतरीन उदाहरण है इंसानों में लिंग का निर्धारण। हम इंसानों की हर कोशिका में 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। इनमें से 22 जोड़े तो पुरुषों और महिलाओं में एक जैसे होते हैं, लेकिन जो 23वां जोड़ा है जिसे सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं वो अलग होता है। महिलाओं में 2 एक्स क्रोमोसोम का एक परफेक्ट जोड़ा होता है यानी XX, जबकि पुरुषों में एक X और एक उससे काफी छोटा Y क्रोमोसोम होता है यानी XY। तो ये तय कैसे होता है? बहुत आसान है। माँ के पास तो देने के लिए सिर्फ X क्रोमोसोम ही है, तो वो बच्चे को हमेशा एक X ही देती हैं। लेकिन पिता के पास X और Y दोनों हैं, तो वो या तो एक X दे सकते हैं या एक Y। अगर पिता से X क्रोमोसोम आता है तो बच्चा एक लड़की XX होगा, और अगर Y क्रोमोसोम आता है तो बच्चा एक लड़का XY होगा। तो मजे की बात ये है कि बच्चे का लिंग इस बात से तय होता है कि पिता से कौन सा क्रोमोसोम मिला है, और हर बार ये बिल्कुल एक सिक्का उछालने जैसा है जिसमें लड़का या लड़की होने की संभावना 50-50 होती है। तो अब मेंडल के नियमों ने हमें ये तो समझा दिया कि जो गुण मौजूद हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे पहुंचते हैं, लेकिन ये हमें एक और गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि ये जो एकदम नई विभिन्नताएं हैं ये पहली बार आती कहाँ से हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें जीव विज्ञान के अगले बड़े आइडिया की ओर ले जाता है।